मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। आज हम इकाई 3 यानी पहले चैप्टर के बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही भाग 2 में पूरी कंप्लीट पढ़ा देंगे। जानते हैं संघ के निर्माण के 2 तरीके जो निम्नलिखित हैं, यानी सबको साथ लेकर चलना और सबको जोड़कर संघ बनाना, यानी सबके साथ लाकर संघ बनाना। ये क्या है? इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। स्वतः बनाए रखने के राज्यों के पास अधीन शक्ति अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया होती है। जानते हैं सबको जोड़कर संघ बनाना क्या है? भारत में राज्यों की तुलना केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जो कुछ इकाइयों को अन्य मुकाबले में अधिक शक्तिशाली मिली होती। बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों में भारत, स्पेन, बेल्जियम आदि। जानते हैं अर्थात इस सभी, जैसे बेल्जियम देखा जाए, बेल्जियम एक जैसा छोटा देश है, या श्रीलंका, इन दोनों को अपने देश की विविधताओं को संभालने बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। कल्पना कीजिए कि भारत जैसे विशाल देश के लिए एक कार्य कितना कठिन होगा। भारत जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और भावनाओं का ये अजायब बस घर है। अतः यहाँ सत्ता की साझेदारी को समुचित व्यवस्था करना टेढ़ी खीर के बराबर होता है। 15 अगस्त यानी भारत 15 अगस्त 1947 को दीर्घकालीन संघर्ष और रक्तपात विभाजन के बाद स्वतंत्र हुआ था, जहाँ पे भारत का 2 देशों में विभाजन बड़ा दुखतर था और स्वतंत्रता के समय 565 रजवाड़े को भारत में विलीन कर दिया था, जहाँ पे भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था। इसके लिए संघ शब्द का प्रयोग नहीं था। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया था। इससे पहले स्तर पर केंद्र सरकार, दूसरे स्तर पर राज्य सरकार तथा तृतीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं देखी गई थी, जहां पे बात करते हैं नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतों के रूप में शासन का तृतीय स्थान जोड़ा गया था, जहां भारतीय संघ शासन व्यवस्था तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं को अपने आप में क्या किया? अधिकार क्षेत्रीय कर दिया। जहां पे संघों के निर्माण के 2 तरीके जो इस प्रकार के थे अभी बताया गया है। अब बात करते हैं विषयों की लिस्ट के बारे में, यानी विषयों की लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, अब बची हुई लिस्ट। यूनियन लिस्ट को संघ सूची कहा जाता था। इस संघ सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, यानी कानून संपूर्ण देश में प्रभावशाली होते थे, जहाँ पे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे महत्वपूर्ण विषय इसी सूची में आते थे, जहाँ पे संघ सूची के विषयों पे राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती थी। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। जो विषय स्थानीय महत्व के होते थे उन्हें स्टेट लिस्ट में रखा जाता था, यानी जो राज्य सूची में होती थी उसी को स्टेट लिस्ट कहा जाता था। इस सूची में निहित विषयों पर राज्य सरकारें हो कानून बना सकती थी, जैसे व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि विषय इस सूची के मुख्य मुद्दे हैं। ये सभी मुद्दे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के होते थे, जहाँ पे देखा गया पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई के मामले होते थे। साझा लिस्ट क्या था? जहाँ पे साझा लिस्ट यानी ये समवर्ती सूची थी, जहाँ पे समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती थी, परंतु सबसे ज्यादा प्राथमिकता केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को दी जाएगी। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, श्रमिक संघ, विवाद, गोद लेना तथा उत्तराधिकारी आदि विषय आते थे। जैसे कहा गया कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते थे। इन विषयों पे केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, जैसे कंप्यूटर हुआ, सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही एक अलग विषय रखा गया था, जहाँ पे संघीय व्यवस्था सबको साथ लेकर चलने या सबका साथ साथ सबका विकास कर कर लक्ष्य लेकर चलने की है,
परंतु देखने में आता है कि अधिकांश विशाल संघीय व्यवस्थाएं में साथी इकाइयों को समान अधिकार नहीं मिल पाते थे। भारत में समस्त संघीय राज्य में समान अधिकार नहीं पाते थे, तो भारत कुछ राज्य विशेष अधिकार प्राप्त होने के लिए कथन सत्य सिद्ध किया जाता था, जहाँ पे कहा गया कि बची हुई कुछ लिस्ट केंद्र सरकार की थी, जहाँ पे देखा गया इस प्रणाली में कोई भी बदलाव लाने के लिए पहले तो उसे संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। उसके बाद कम से कम अधिक राज्य के विधान सभाओं की सहमति लेनी पड़ेगी। अर्थात भारतीय संघ की इस इकाइयों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। ये छोटे क्षेत्रों में अपने लघु आकार में चलते स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते थे। उन्हें ही किसी वर्तमान राज्य में विलय करना भी संभव नहीं था। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, राजधानी दिल्ली ने अनेक उदाहरण दिए गए, जहाँ पे जिन प्रदेशों का शासन देखा गया। अब बात करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण क्या थे। ये संघीय व्यवस्था क्या थी? इसमें भाषाई राज, जैसे भारत में विविधता से भरा था। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत सरकार को राज्यों को पुनर्गठन का भारत के आधार पर ही कार्य संपन्न करना एक कठिन समस्या थी, जहां फिर 1947 से लेकर के 1913 तक भारत के अनेक पुराने राज्यों का अस्तित्व ही नहीं मिटा चुका। लेकिन आज हम जानते हैं 1950 तक भारत सरकार ने कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया, जहाँ पे भाषी लोग एक साथ रहते थे। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर भी किया, ताकि एक ही भाषा बोलने वाले रोज एक ही साथ रह सकें। उदाहरण जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि। कुछ राज्यों का गठन जैसे भूगोल, जातीयता, सांस्कृतिक आदि के आधार पर हुआ था, जैसे उदाहरण नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड इत्यादि। अब बात करते हैं भाषा नीति। भाषा नीति को कई पॉइंटों में बात करते हैं। जब भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तो उस भारतीय संघ ढांचे के समक्ष दूरी बहुत गंभीर समस्या भाषा नीति की थी, जहाँ पे भारतीय संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान प्रदान नहीं किया गया था, मात्र हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया गया था। भारत के लगभग 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भाषाओं को भी संरक्षण दिया गया। भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का स्तर प्रदान किया गया, जहां केंद्र सरकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रत्याशी इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता था। राज्यों को भी अपनी राज्य भाषाएं हैं। राज्य अपना अधिकांश कार्य राजभाषा ही संपन्न करते हैं, जहाँ पे हिंदी केवल 40% लोगों की मातृभाषा थी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण क्या है। भारत एक विशाल देश है, जहां 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। कई स्थानीय मुद्दे होते हैं जिनका निपटाना स्थानीय स्तर पे क्या किया जा सकता है। अब बात करते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संघीय सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। इनमें भारत में 2 स्तरीय वाली सरकारों को की चर्चा की है, कहा जाता है, परंतु भारत में उत्तम शासन व्यवस्था चलाने के लिए इन दोनों स्तरों से ही काम नहीं चला पाता है। तो भारत ऐसा विशाल देश है जिसमें राज्य यूरोपीय देशों में क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे बड़े हैं। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र राज्य जर्मनी देश के लगभग क्या है बराबर है। जनसंख्या के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। भारत के अनेक राज्य विविधतापूर्ण है, यानी विभिन्न प्रकार के होने के कारण इनमें सत्ता को उचित साझेदारी की नितांत आवश्यकता है। इन 3 स्तरों तक बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो जाता है, जहां प्रांतीय स्तर सरकारों के नीचे हो जाता है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, जहां भारत का एक देखा जाए कि भारत का संघीय ढांचा स्थानीय शासन के रूप में
3 स्तरों का होना चाहिए। इसके लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होगा, जहाँ व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियों से लेकर स्थानीय सरकारों की दी जाती है, जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे ये भाव दिया गया कि अनेक मामलों और समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पे उत्तम प्रकार से हो जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्रों की समस्याओं को समझ बहुत खूब आती है। वे पैसे की कुशलतापूर्वक खर्च करना भी जानते हैं। इस व्यवस्था में स्थानीय देखा गया कि ऐसे लोग निर्णय लेने की भागीदारी निभाते हैं। स्थानीय शासन के लोकतंत्र की पाठशाला करना उचित है। व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक स्वरूप का सर्वोत्तम ढंग माना जाता है, जहाँ पे संविधान संशोधन किया गया 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और अनुसूचित जात में अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ी वर्गों में जातियों के लिए सीटों कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित राज्य चुना जाएगा। जहाँ पे बात करते हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को भारतीय संविधान में स्वीकार है, लेकिन अतः गांव और नगर में सत्ता विकेंद्रीकरण किया जाएगा, जहां सभी राज्यों में गांव में पंचायतें, नगरीय नगरपालिका स्थापित किया जाएगा। इस चीज को राज्य चुनाव आयोग कहेगा।